हेलो दोस्तों, मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एस एकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि वीडियो की वैकेंसी आ चुकी है, इसको फोकस करिए, यूपीएसआई को फोकस करिए, पुलिस को भी फोकस करिए। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। तो इनको सबको देखते हुए जो संविधान में टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चल रहा था आज का टॉपिक, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसका एक तीसरा पार्ट है जो कि कल मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा सा तुलना करेंगे हम किसमें, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। ठीक है, तो बिना समय गवाए तुलना करते हैं और जानते हैं किस पे क्या है, क्योंकि आप लोगों को इसमें कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी। ठीक है, तो चलो उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है, थोड़ा सा पहले समरी समझते हैं मौलिक अधिकार की, क्योंकि इनमें तुलना करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, हाँ, और एक बात याद रखिएगा, ये क्लास आपको तब तक समझ में नहीं आ सकती है तब तक आप लोग इसकी पिछले वाली क्लास नहीं देखेंगे। ठीक, क्योंकि जो पहला पार्ट दूसरा पार्ट है उसमें बेसिक निचोड़ है किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, और एमसीक्यू के साथ में है। ठीक है, तो इसलिए ये क्लास आपको देख लेनी चाहिए। आप लोग देखिए, अच्छी ना लगे तो वो बात अलग है कि आप लोग लाइक डिसलाइक जो भी करें वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैंने मेहनत करी है इस क्लासों पर। ठीक है, तो आप लोग उनको ज़रूर देखें। ठीक, तो बात कर लेते हैं हम मौलिक अधिकार पे। तो इसका भाग 3 है। भाग क्या है? 3 है। यदि अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 है इस पे। ठीक, और ये कहाँ से लिया गया है, तो स्रोत इसकी बात करें, स्रोत की, तो स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक, ये इसकी बात हो गई मौलिक अधिकार की बेसिक। अब यदि यहीं पे बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, ठीक है, तो किस भाग में है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इनके आर्टिकल की बात करूँ तो 36 से 51 है। ठीक, और ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये इनका स्रोत कहाँ है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं 2 पार्टों में। जैसा कि ये इस तरफ क्या है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, और इधर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं इनमें और क्या है। तो जैसा कि नकारात्मक है, ये क्या है, नकारात्मक है किसके लिए, राज्यों के लिए, राज्यों के लिए ये नकारात्मक है। और व्यक्तियों के लिए क्या है, तो व्यक्तियों के लिए ये सकारात्मक है, क्योंकि हम इनका विरोध होने पर, किसका, फंडामेंटल का विरोध होने पर हम लोग कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए सकारात्मक है और राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें से क्या है, ये राज्यों के लिए क्या है, सकारात्मक है, क्योंकि हम इनके विरोध में कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। और ये मतलब हम लोगों के लिए मतलब क्या है, तो नकारात्मक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, वो आपको डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन बनेगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह लोगों के प्रति किस प्रकार की न्याय संगति प्रदर्शित करते हैं, तो सकारात्मक करते हैं या नकारात्मक करते हैं या इनमें से कोई नहीं, या और कोई एक ऑप्शन होगा। तो इनमें से लोगों के प्रति जब बोलेगा तो लोगों के प्रति नकारात्मक है, जो कि राज्य के प्रति बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा आपको। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब फिर और भी इनकी तुलना करते हैं। जैसे कि क्या ये न्यायालय हम जा सकते हैं, तो बिल्कुल, मतलब ये किसकी बात हो रही है, इस तरफ फंडामेंटल राइट है, इस तरफ क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो न्यायालय जा सकते हैं। ठीक, और ये क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक, अब इसमें से क्या है कि ऐसा नहीं पूछेगा न्यायालय जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, हो सकता पूछेगा कि क्या मौलिक अधिकार
वाद योग्य हैं। वाद योग्य यानी कानून के वाद, यानी क्या हम लोग न्यायालय जा सकते हैं उनके संगत में? वाद योग्य शब्द लिख के आएगा, तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोग हाँ वाद योग्य है। और इसमें क्या आएगा, क्या न्यायालय के वाद योग्य हैं, तो हम बोलेंगे न्यायालय के वाद योग्य नहीं है। ठीक, ऐसे आएगा। अब इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा जो कि फंडामेंटल राइट की बात करता है, यानी मौलिक अधिकार की, कि संविधान में संरक्षण प्राप्त है इनको। संरक्षण किनको? मौलिक अधिकार को। ठीक, और संविधान में इसे संरक्षण क्या नहीं प्राप्त है। मैं देखिए इनको तुलना करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ये था कि इनमें से आपको बेसिक जो पॉइंट है वो क्लियर हो रहे थे, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा एक बार तुलना करा देता हूँ, दोनों को कंपेयर करा देता हूँ, जिससे कि आपको मूल अधिकार और किसमें, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, तो संरक्षण नहीं है। ठीक है, मतलब संविधान में इनका संरक्षण नहीं है, जबकि मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब चलो, तो ये हो गई इनकी कुछ तुलना की बातें हो गई। ठीक, और थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो एसआई के लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको मूल अधिकार में यानी मौलिक अधिकार में आपको बताया था, मौलिक अधिकार में क्या बताया था कि जो आर्टिकल 358 और 359, इनकी बात समझिएगा थोड़ा सा। ये कब एक्टिव होते हैं? तो जब आर्टिकल 352 लागू होता है। ठीक, उसमें क्या होता है कि बात समझिएगा, मैं 358 की बात कर रहा हूँ पहले, कि जब अनुच्छेद 358 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है और 352 के हटने पर स्वतः लागू हो जाता है। कौन? आर्टिकल 19। ठीक, ये बात करता है 58। ठीक, और 359 क्या बात करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जब 359 का प्रयोग होता है तो उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी आर्टिकल स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 क्या है? दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 क्या है? प्राणेम दैहिक स्वतंत्रता, यानी सांस लेना। अब तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग सांस लेना बंद कर दो, ठीक है, जितनी भी स्वतंत्रता, सोना बंद कर दो, नहीं कर सकते हो ना। तो ये 20 और 21 को छोड़कर 59 क्या करता है? ये बताता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 एक्टिव होता है, तो जितने भी आर्टिकल हैं 20 और 21 को छोड़कर वो स्वतः क्या हो जाते हैं? निलंबित, यानी वहाँ पे कुछ समय के लिए हट जाते हैं। और जैसे ही वो लोग क्या हटते हैं, यानी आपातकाल हट जाता है 352, तो वैसे ये लोग लागू हो जाते हैं फिर से पूरे आर्टिकल। ठीक, इतनी बात समझ आई? तो ये हो गई मूल अधिकार की बात। और यहाँ पे यदि बात करें किसकी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो ऐसा कोई इनमें प्रावधान नहीं है। सरकार जब तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है वह तब तक निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, जब तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तब तक वह निलंबित नहीं होते हैं। कौन करता है? तो सरकार। ठीक है, ये सरकार के रूप में पूर्ण रूप से अधीन है। ठीक, इतनी बात समझिए। तो ये रही आपकी कुछ तुलना हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, कुछ आर्टिकल बचे थे उनको कवर कर लेते हैं। ठीक, जैसे आर्टिकल कह रहे हैं कि कुछ एमसीक्यू बचे थे, जैसे कि क्वेश्चन 36 कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी ग्राम पंचायत की गठन की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा इसका। बी में क्या है? तो अनुच्छेद 40 है। पहले की दो क्लासों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, पहले उनको देखिए तभी आपको इस क्लास में समझ में आएगा, क्योंकि मैंने सभी आर्टिकल को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया है बेहतर तरीके से, जिसको आपको याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उनको तोड़ तोड़ के क्या है चीज़ है, क्या कहता है, सभी बातें की है। ठीक, अब ये बात करता है 37 कहता है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात करता है। ठीक है, किस आर्टिकल में बात की गई है समान
सिविल संहिता की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कल कि जो आर्टिकल आपका जो 44 है, जो 44 है, तो बात करता है समान सिविल संहिता की। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि समान सिविल संहिता वाला राज्य कौन सा है। तो वो तो मैं बता दे रहा हूँ कि गोवा एक ही मात्र राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। कौन सा? तो वो है गोवा। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत के अंतर्गत जिसमें समान सिविल संहिता ये क्या है, प्रस्तावित है, वहाँ पर भी लागू होने वाली है लेकिन अभी प्रस्तावित है। तो कौन सा राज्य है? मैंने ये वीडियो का जवाब मैंने नेक्स्ट वाले में दिया है। मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आप लोगों को याद है या नहीं, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करिए जवाब। ठीक, तो समान सिविल संहिता किस में लागू होनी है, कौन सा एक स्टेट है, तो वो आपको बताना है। ठीक, ये आज का सवाल है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका पृथककरण की बात करिए। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो 50 अनुच्छेद है, यानी 50 अनुच्छेद क्या कर देता है, 50-50 बांट देता है। ठीक है, इसकी बात करी थी। ठीक, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और संवर्धन से, यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम क्या है? मैंने आपको बताया था वसुधैव, यानी कल बताया था कि जैसे कि भाईचारा, किसी भी देश से संधि हुई या देश के लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, शांति की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, और संधि एवं समझौते में जो भी हस्ताक्षर हो उसके प्रति आप जो भी नियम कानून हो उनको पालने की घोषणा करें, यानी पालन करें उनका। ठीक है, तो ये सब क्या है, वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत आता है, यानी शांति व्यवस्था, शांति से रहें, शांति से जीने दें, इसकी बात करता है। ठीक, तो बात करते हैं हम, तो ये मैंने बता दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी 39 का कौन सा सही हो जाएगा, 51, यानी आर्टिकल वो, हाँ आर्टिकल 51 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक, अब बात करता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 46 है, आर्टिकल क्या है 46, उसमें ये बताया गया है। ठीक, अब बात करते हैं 41 की, क्वेश्चन नंबर। तो काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। काम करने के अधिकार को बात कर रहा है ये, यानी काम करने का अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप समझिए कि अनुच्छेद 18 जो है ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मूल अधिकार की बात करता है। ठीक है, यानी भाग 3 की बात करता है, और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं भाग 4। ठीक, भाग 4 के बचे हुए कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। 21 भी उसी की बात करता है। ठीक है, तो अब बचा 41 और अनुच्छेद 46। ठीक है, जो 41 है ना, जो 41 है, तो कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा हो गया, सहाय, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए काम एवं शिक्षा की व्यवस्था करता है, यानी आर्टिकल मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, जो कि किस आर्टिकल में है, 41 में। ठीक, अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, तो इनको समझते हैं। मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले वाला जो वीडियो है उसमें बहुत ही तरीके से मैंने डिस्कस किया, इसलिए अभी डिस्कस इसमें नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन बाय ऑप्शन करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इसमें मिलान करना है हमको, कौन सा अनुच्छेद में क्या है इसकी बात करना है। ठीक, तो 42 कहता है, तो जो अनुच्छेद 40 है उसमें क्या है, ग्राम पंचायत का गठन है, बिल्कुल सही बात है, यानी 1 का ए।
तो यानी ए में भी है, सी में भी है, अब इनमें से मैच करना है। 42 कहता है काम के अधिकार की बात करता है, बिल्कुल सही। 41 कहता है क्या, काम का अधिकार, तो ये भी सही है, यानी 2। यानी आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी 44 क्या कहता है, तो अभी मैंने बताया आपको समान नागरिक संहिता की बात करता है। और 48 क्या कहता है, तो कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। और यहीं पे 48 का ए पार्ट क्या करता है, तो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। पर्यावरण संरक्षण कह दे या वन्यजीव संरक्षण, ठीक, क्योंकि जहाँ पर पर्यावरण संरक्षण होगा वहीं पर वन्य जीवों को भी संरक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है हमारा, आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो जैसे कि ये बताइए, मैंने आपको भाग 3 मैंने पढ़ाया था, मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम की बात पर प्रतिषेध, तो ये तो भाग 3 का हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्या कहता है, मादक पेय पदार्थों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों एवं प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का क्या, प्रतिषेध, तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो यानी कूट पूछता है इसमें कौन सा है ऑप्शन, तो 43 का आप लोग बताएंगे कि केवल ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो आज की क्लास कैसी लगी, इस क्लास को समझने के लिए पहले के आपको वीडियो समझने होंगे, तभी बेहतर से आप समझ पाएंगे। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है, ठीक है। तो ये आपका भाग जो 4 है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब भाग 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन, यानी कल बात करेंगे भाग 5 की। तो ये भाग कैसा लगा, कैसे समझ में आया, कितना बेहतर तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं आया, विथ एमसीक्यू के साथ बेसिक टू एडवांस में, तो बताइएगा आप लोग। चलिए तो फिर मिलते हैं कल फिर से अपने इसी प्लेटफॉर्म में। तो सभी को मेरा जय हिंद।